नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बीजेपी से निलंबित किए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरा। स्वामी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने छोटे से देश कतर के आगे साष्टांग दंडवत कर दिया। दो बीजेपी नेताओं के निलंबन पर भड़के सुब्रमण्यम स्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने पूरे 8 साल के कार्यकाल में विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े कर दिए। स्वामी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत माता को शर्म से सिर झुकाना पड़ा। हम लद्दाख में चीनियों के सामने रेंगते नजर आए, रूसियों के सामने अपने घुटने टेके और क्वाड में अमेरिकियों के सामने हम गिड़गिड़ाए। अब हमने छोटे से देश कतर के सामने साष्टांग दंडवत कर दिया। यह हमारी विदेश नीति का पतन है। दरअसल कहा जा रहा है कि कतर के दबाव में बीजेपी ने अपने 2 पार्टी नेताओं का निलंबन किया है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर आरोप है कि उन्होंने बीते दिनों पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थी। इसका भारत के मुस्लिमों समेत अरब के कई देशों द्वारा विरोध किया जा रहा है। नुपुर शर्मा ने अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर हालांकि माफी मांग ली है। देखिए, ये पार्टी का बहुत बड़ा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान में इस बात की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि हम किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट्स करें या किसी के धार्मिक जो हमारी आस्था है उस पर चोट करें। इन दोनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कुछ कहा ये बहुत गलत कहा था, जिसकी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी अरब देशों से भी इसकी मजम्मत आई। और मैं समझता हूँ कि पार्टी को भी कुछ अरबिक इस तरह के संदेश मिले कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मुसलमान चाहे वो हिंदुस्तान में रहता हो या अरब में रहता हो, हम एक खुदा को मानते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे आखिरी नबी हैं, उनको सब मानते हैं। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न मानता हो। तो कहीं भी अगर उनकी शान में कोई गलत बात कही जाएगी तो पूरी दुनिया का मुसलमान इस पर एकजुट हो जाएगा और यही वजह है कि तमाम दुनिया से रिएक्शन आने शुरू हो गए। लेकिन रिएक्शन की बात अपनी जगह है और पार्टी का जो फैसला है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से अपना काम कर दिया, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। उसकी सराहना करते हुए मैं सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेगी और इनको कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाने का इंतज़ाम करेगी। इसके अलावा बीजेपी ने ये भी कहा है कि हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। हाँ, ये हम लोग हमेशा से कहते चले आए और यही इस देश की आत्मा है, रूह है कि किसी के साथ छिड़ेंगे नहीं, अपने धर्म को छोड़ेंगे नहीं, अपने धर्म पर चलें, अपने बड़ों की बड़ाई करें, तारीफ करें और दूसरे के ये चीज़ कभी टॉलरेट नहीं की जानी चाहिए। तो मैं इसकी सराहना करते हुए सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार भी अपना काम पूरा करेगी। स्वामी जी ने जो वक्तव्य दिया है अपना, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दिया है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जी जो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं, उनके देखते हुए नुपुर जी ने जो वक्तव्य अपना दिया वो अपनी पार्टी की गाइडलाइन में बैठ के और उस तरीके से दिया, ना कि किसी के व्यक्ति विशेष या किसी धर्म के बारे में। वक्तव्य को कोई अगर गलत ले जाए तो उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए था, ना कि एकदम एक्शन लेना चाहिए था। पैगंबर मोहम्मद को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बीजेपी से निलंबित किए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरा। स्वामी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने छोटे से देश कतर के आगे साष्टांग दंडवत कर दिया। 2 बीजेपी नेताओं के निलंबन पर भड़के सुब्रमण्यम स्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने पूरे 8 साल के कार्यकाल में विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े किए। स्वामी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत माता को शर्म से सिर झुकाना पड़ा। हम लद्दाख में चीनियों के सामने रेंगते नजर आए, रूसियों के सामने घुटने टेके और क्वाड में अमेरिकियों के सामने गिड़गिड़ाए। अब हमने छोटे से देश कतर के सामने साष्टांग दंडवत किया।
और चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अमित पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप भटनागर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और प्रियल आनंद जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। प्रदीप जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का ये संदेश, आप कह रहे थे सर कि अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए है, तो ये कोई बेहतर संदेश है क्या? वो अपनी ही पार्टी पर सवाल हमेशा खड़े करते रहे हैं और एक बार फिर से अब तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, सीधे सीधे विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिया। कह रहे हैं कि कतर के सामने आप झुक गए हैं, साक्षात आपने तो दंडवत प्रणाम कर लिया है कतर को। सुब्रमण्यम जी को पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें जो चीज दिखाई दी उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, अपने मन की चीजें रखी उन्होंने, और उन्होंने रखी है तो विदेश मंत्रालय भी और उनके मंत्री भी इस पे ध्यान देंगे। और अगर चीजें कुछ सामने आती है तो उसकी चीजों को रखना भी चाहिए। स्वतंत्र देश है, सबको बोलने की आजादी है। यही नहीं कि उसकी गर्दन कलम करने के लिए उसमें पैसा लगा दिया जाए, जो जीप काट के लाके देगा उसका इनाम रख दिया जाए, ऐसा नहीं है। जो लोग करते हैं वो भी आपके सामने। नहीं और तो अब भारतीय ये जनता आपके पार्टी ये अब आपके लिए अनुशासनहीनता के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता जब अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हैं तो आप बड़ा चिल्लाने लगते हैं कि उनकी पार्टी का हश्र देखिए, उनके तो आपस में बन नहीं रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी सर आपकी पार्टी के नेता ने। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ अगर पार्टी के नेता ने रखा है तो गला दबाया नहीं रखा उनका, और उनको मूलभूत अधिकार है बोलने का, बोलते हैं। ये नहीं कि बोले और बाहर निकाल दिया गया। और वो कांग्रेस की अगर आपने बात करी तो कांग्रेस पे गले दबे रहते हैं सबके, कोई बोलता नहीं है, ना हिम्मत है किसी पे बोलने की, कांग्रेस के प्रवक्ताओं में भी और ना उनके नेताओं में। क्या आप बात कर रहे हैं सर? इससे पहले जितनी बार चर्चा हुई है, आप खुद ही कहते हैं प्रदीप भटनागर जी की वाकई में कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी टूट फूट मची हुई है कि कोई कुछ भी बोल लेता है। कितनी बार तो इस बात पर बहस हो गई है कि उनके यहाँ खुलेआम लड़ाइयां सड़कों पर आ जाती हैं सर। और सुब्रमण्यम जी ने तो जो बातें कही हैं वो बहुत बड़ी बातें हैं। अब आप यहाँ पर ढक रहे हैं या कवर कर रहे हैं वो अलग बात है। नहीं, मैं ढक नहीं रहा, कवर नहीं कर रहा। आपने कांग्रेस की बात करी, आदरणीय कपिल सिब्बल जी कहाँ हैं आज? बोले 4 शब्द तो। जाखड़ जी कहाँ हैं? बोले तो। आपके सामने सब कुछ है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा मैं। और आज जो है पायलट जी का क्या हाल है, अपने पार्टी के लिए बोलने का या सलाह देने का हाल, वो भी आपने देखा है। तो बेचारे 3 में रहे ना 13 में रहे, कम से कम यहाँ पे अनुशासन के सिस्टम में बोल के अपनी बात बोली तो जाती है, बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता। और ना यहाँ पे कोई वन मैन शो वाला काम है भारतीय जनता पार्टी में। चलिए, तो उनके बयानों पर प्रतिक्रिया तो दीजिए कम से कम। आप भी मान रहे हैं क्या कि कतर के आगे आप झुक गए, अमेरिकी के सामने आप गड़गड़ा गए, रूसियों के सामने आपने घुटने टेक दिए, लद्दाख में चीनियों के सामने रेंगते हुए नजर आए? शब्द सुनिएगा, अगर आपको ये ताज पहनाने वाले शब्द लग रहे हो तो बहुत बधाई आपको सर। मैं बता देता हूँ। ये विषय जो नुपुर शर्मा जी का आया है और जो नुपुर शर्मा जी पे कार्रवाई हुई है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता पे अपने करी है कार्रवाई, मगर उस कार्रवाई के अंतर्गत देखना चाहिए था कि हमने कोई जल्दी तो नहीं कर दी। हम किन्हें खुश करना चाहते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहा है और अपना वक्तव्य रख रहा है। देखिए, हम आप डिबेट करते हैं और डिबेट में सब तरह के सवाल और सब तरह के जवाब होते हैं, और उठा के अगर धर्म विषय से जोड़ दिया जाए वो ठीक नहीं है, तो फिर तो कोई भी नहीं बोलेगा। नहीं तो मैं भी कभी नहीं आऊंगा, इसका मतलब टीवी पे अपनी बात रखने के लिए, सामने वाले का जवाब देने के लिए। कोई हिंदू धर्म के बारे में, देवी देवताओं के बारे में सब कुछ बोले, छूट है उसके लिए कोई कानूनी प्रतिक्रिया नहीं है। अगर अपने वक्तव्य में अगर उन्होंने झूठ बोला हो नुपुर जी ने, या अपनी तरफ से लगा के बोला हो, चलो हाँ जी बिल्कुल मुजरिम है, उन्होंने बोला हो, वो वक्तव्य बोला जो इतिहास कहता है, तो ये सजा है। या भी जो आपके मैं सुन रहा था अभी कि वो कह रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई। अरे कानूनी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? या तो वो झुटला दीजिए जो उन्होंने बोला है, कि वो झूठ बोलो उन्होंने तरफ से बोला है। नाराजगी आपकी भी नजर आ रही है अमित पाठक जी। पाठक साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। बताइए सर, नुपुर पर और नवीन जिंदल पर जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई आप किस तरीके से देख रहे हैं? और आपको भी ये लग रहा है कि देश की जो सरकार है वो बाहरी ताकतों के आगे झुक गई है या बाहरी देशों के आगे झुक गई है? सर, प्रथम तो मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जो कि कोरोना पॉजिटिव है, इनकी मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बात चल रही है कि विदेश नीति,
इनकी विदेश नीति के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में कहा था कि बीजेपी पूरे देश में मिट्टी का तेल छिड़क रही है। बीजेपी वालों को बहुत मिर्ची लगी थी। महीना भी नहीं बीता है, दुनिया के कई देशों में भारत के बहिष्कार का अभियान चल रहा है। अच्छा, मोदी सरकार भी बैकफुट पर है, वह डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और इसी के तहत नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को प्रवक्ता पद से हटाया गया है, निलंबित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी माफी वीर जो इनके आइडल हैं महावीर सावरकर, अब उनकी नीति को अपना रही है, माफी मांग रही है देश के लोगों से। बार बार वही घटिया काम करेंगे। नफरत इनके भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में नफरत है। इनका जो डीएनए है वो नफरत फैलाने का है। ये जहाँ आप क्या बोल रहे हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी, कीप योर माइंड लैंग्वेज, एक्सक्यूज मी, कीप योर माइंड लैंग्वेज। क्या बोल रहे हैं आप? व्हाट इज द डीएनए? क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? आप सुनिए, नहीं, आप बोले क्या? अरे हिम्मत क्या करेगी इसमें? आपने क्या बोला? इसका भट्टा का सुनिए, हमारे डीएनए में नहीं, हमारे डीएनए को चेक करेंगे आप। हम बिल्कुल बता रहे हैं। पहले एक बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिनका स्वास्थ्य करना, उनका डीएनए बता दो क्या है। अच्छा ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। आप बोले क्या? आप डीएनए चेक करेंगे हमारा? करोड़ों कार्यकर्ताओं की आस्था रखती है। आप शब्द ठीक कीजिए पहले, आप शब्द वापस लीजिए पहले। आप डीएनए टेस्ट करेंगे आप हम लोगों का? अरे आप डीएनए टेस्ट करेंगे? आप नहीं, आप डीएनए टेस्ट करेंगे? राहुल गांधी प्रदीप जी, आपको डीएनए वाली बात इतनी बुरी लग गई और आप उम्मीद करते हैं मुस्लिम समुदाय से कि वो मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ भी सुन ले। नहीं, आप ये चाहते हैं कि पैगंबर के बारे में वो कुछ भी सुन ले, लेकिन आप डीएनए की बात नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं, अब आपको किसी की धार्मिक भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है ना, आपको अपने डीएनए की पड़ी है। सम्मान करते हैं हम, मान सम्मान करते हैं, हृदय से मान सम्मान करते हैं सब धर्मों का, पैगंबर साहब का भी, सबका सम्मान करते हैं, नमन करते हैं अपने हाथ से हाथ जोड़ के भी, चाहे किस धर्म के कोई भगवान हो जो भी हो। मगर ये नहीं अगर कि आप जो है कदम कुछ मांग लेंगे या डीएनए टेस्ट करेंगे, आप मेरा डीएनए टेस्ट कराएंगे? पहले राहुल गांधी जी को डीएनए में क्या है? एक एक करके बात करते डीएनए में हैं, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं सर। इस तरीके से दोनों मत चलाइए, एक एक करके बात बाहर कर ले लेते जाओ, हैं। जाके जाओ पता देख के। आप डीएनए टेस्ट कराएंगे हमारा? नहीं, आपकी आप करोड़ों लोगों का डीएनए टेस्ट करेंगे? अरे डीएनए टेस्ट के चक्कर में खत्म हो गई कांग्रेस। डीएनए टेस्ट के चक्कर में 5 राज्यों से 0 हो गए आप। डीएनए टेस्ट कराएंगे आप? दूसरी, आपकी पूरी सेंट्रल की गवर्नमेंट और पंजाब बंगाल का चुनाव लड़ रही थी, ये आपकी विदेश नीति है। जिस तरह क्या ना भारत में आया था, 30 दिन आए हुए थे, आप उनको। अरे बंगाल से भाग गए आप लोग, बंगाल से भाग गए आप। 15 वर्ष आपने राज्य करा वहाँ पे, भाग गए वहाँ पे आप। आपके राहुल गांधी नहीं पहुंचे, जिनका टेस्ट नहीं पता क्या है। कोरोना काल में देश के करोड़ों लोगों को बंगाल के चलते और निर्वाचन आयोग से पूछिए ना, निर्वाचन आयोग बदल दीजिए मुद्दा, अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया कीजिए। दोनों को बड़ी महारत हासिल है कि कैसे मुख्य मुद्दे से भटककर दूसरी जगह पर हम चले जाएं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, और प्रदीप जी आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। घूम फिरकर आपको कांग्रेस और कांग्रेस मुक्त भारत पर ही आना है, तो फिर एक बात बताएं ना, हम इन मसलों पर चर्चा करते ही क्यों हैं? प्रियलानंद जी, क्या वाकई? ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। मैं आप दोनों की बात अब नहीं सुनूंगी। प्रियलानंद जी हमारे साथ बैठी हुई है, उनका भी एक रिएक्शन लेना है। प्रियल जी, क्या वाकई में अब भारत से बाहर भारत के बहिष्कार का अभियान चल रहा है? और एक माफी तो ऐसा होता है कि बड़प्पन की निशानी होती है, अब माफी पर इतना बवाल होने लग गया क्यों? अगर नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली तो इस पर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? अगर उन पर कार्रवाई कर दी गई तो भारतीय जनता पार्टी या सरकार क्यों कटघरे में आ रही है? देखिए मुस्कान जी, पल्लवी बात कर रही हूँ मैं स्टूडियो से। हमारे पल्लवी बात कर रही हूँ स्टूडियो से। प्रियल जी, पल्लवी बात कर रही हूँ स्टूडियो से। जी पल्लवी जी, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर एक एक चीजों को बारीक रूप से देखी जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए कि हर एक राज्यकर्ता, हर एक रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे हर एक दल में होते हैं, उनका खुद का एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, उनकी खुद की एक बनी बनाई सोच होती है, उनकी खुद एक धारणा होती है, उनकी खुद एक परसेप्शन होती है टुवर्ड्स एनीथिंग। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भी, हमारे दल के नेताओं को भी और हमारे अनेक दलों को भी ये समझना चाहिए कि अगर चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या सपा की सरकार या कोई भी सरकार हो, अगर कोई भी दल की नेता अगर कुछ भी टिप्पणी करती है तो कहीं ना कहीं ये हमारी
हमारे अंदर की आलोचना को देखनी चाहिए कि क्या वाकई एक टिप्पणी हमारे सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है। इस चीज को इतनी हवा नहीं देनी चाहिए कहीं ना कहीं। ये अपना एक खुद का एक नैतिकता था नुपुर जी का, चाहे वो नवीन जिंदल जी का हो। उन्होंने अपनी भावनात्मक तुल को रख करके उन्होंने अपनी एक स्पीच दी, और उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अगर हम आज एक टिप्पणी कर रहे हैं और एक हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज द वे टू जस्ट रूल एनीथिंग। सरकार के अंदर बैठ के बहुत सारे ऐसे दल हैं, आज हम जनता के अंदर हमारी ऐसी धारणाएं होती है, कोई भाजपा को नहीं देखना चाहता, कोई कांग्रेस को नहीं देखना चाहता, कोई दल को नहीं देखना चाहता, कोई इंसानियत को देखना चाहता है, कोई समाज कल्याण को देखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी धारणाएं होती हैं, और हमें उस धारणाओं के पीछे चलनी चाहिए, ना कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आप भी मान रही हैं कि इस्लामिक देशों के प्रभाव में आ गया भारत, या उनके दबाव में आकर इस तरह की कार्रवाई की गई है? कतर जैसे छोटे देश के दबाव में आकर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जहां तक नुपुर जी को था, ये ऐसे आपत्तिजनक चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। जब आप ऐसे सभा और जब आप ऐसे मंच पे अगर आप बोल रही होती है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी का दिल ना दुखाएं और किसी को ठेस ना पहुंचाएं। हमारा भी भारत चार धर्मों से चलता है, और कई अनेक धर्म हमारे देश के अंदर है, और हम उनकी इज्जत करते हैं, बखूबी उनको अपनाते हैं, बखूबी उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं नुपुर जी को कहीं ना कहीं मुस्लिम के लिए ये चीज नहीं करनी चाहिए, और ये चीज हमारे भाजपा को भी समझनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम हर जगह नहीं चलती है। आप देश के अंदर जो करते हैं वो आप देश के अंदर करते हैं, यहाँ की राजनीति होती है। लेकिन आप जब अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय पे जो कर रहे होते हैं, वहाँ के राजदूतों पे ये चीज का प्रभाव पड़ता है, वहाँ के लोगों पे ये चीजों का प्रभाव पड़ता है, और आसपास के देशों के साथ आपका जो एक इंटरैक्टिव रिलेशन है, उन सब चीजों पे भी प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं ये चीज हमारे देश की इकोनॉमिक पे प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा सुनिए, अगर 52-53 मुस्लिम कंट्री हैं, उन पे इफेक्ट पड़ेगा, और हिंदू और कंट्री एक है और वो भी सर्वधर्म है, तो उन पे इफेक्ट पड़ेगा। जिनके राम को सबको पूजे जाते हैं, अगर गलत नुपुर जी, ठीक है, मैं बिल्कुल बोला, क्या हम नहीं सुनते हिंदू देवी देवताओं के बारे में कितना कमेंट्स करे जाते हैं, कितना उल्टा सीधा बोला जाता है, तब तो कोई खड़ा नहीं होता आके। भटनागर जी, हमारे देश के अंदर हमारे राजनेता हमारे हिंदू के बारे में अगर आप देखें प्रतिरूप के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं वो वीडियो वायरल होती है। आप किसी भी देश के अन्य मुल्क के राजदूत या राजनीति दलों को देख ले, तो वो नहीं बोलते हैं। कौन जारी करता है और विदेश में जाके कौन बोलता है? हमारे अपने ही ना गद्दार, जो आपने विदेश के बारे में कहा। प्रदीप जी, आपको मुझे नहीं पता अभी आपको ये अपडेट मिला है या नहीं मिला है। नुपुर जी ने जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर जो इस्लामिक देश है वहाँ के राजदूतों को तलब कर लिया गया है सर, भारतीय राजदूतों को, और जवाब मांगा जा रहा है। अब वहाँ कौन सा आपका चला गया घर का भेदी, या आप जिसे भी कहना चाह रहे हैं गद्दार वद्दार, अभी इस मामले में कौन गद्दार है कि आपने कैसे पैगंबर साहब पर टिप्पणी की, और इसके लिए कतर, कुवैत, ईरान जैसे देशों में भारतीय राजदूत को तलब कर लिया गया? अब बताएं। पल्लवी जी बताइए, मैं आपके साथ लाइव डिबेट में बैठा हूं और कुछ क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, और उस लाइव डिबेट में हर जब सब चीजें बातें हो रही हैं, शिवलिंग को फुहारा बताया जा रहा है, किसी को झूठ बताया जा रहा है, हम गर्दन कटवा देंगे, आग लगवा देंगे देश में, मगर उसे ज्ञानवापी को मंदिर नहीं बनने देंगे। हम इतने कमेंट सुनते हैं कि हम ढा देंगे, और हमने कितने जिंदाबाद और मुर्दाबाद सुने, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से हमने तो किसी को फांसी नहीं लगा दिया। देश की सरकार ने झंडे लगा दिए, हमने तो कभी नहीं करा इस चीज के बारे में। क्या ये जो देश जो कतर वगैरह है, कभी इन्होंने बोला कमेंट्स में? हाँ जी, ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो मंदिर है। आज हम यहाँ बैठे विचार विमर्श कर रहे हैं बैठ के इस बारे में, कि हमें ये नहीं पता, दब जाएंगे या डर जाएंगे। हम लोगों ने 800 साल लड़ाई लड़ी है मुगलों से, 800 साल मुगलों से लड़ाई लड़ी है, मगर सुन लीजिए 800 साल लड़ाई लड़ी है मुगलों से,
गर्दन ही झुकवा दी, कटवा जरूर दी, तो आज हिंदू बने बैठे हैं हम लोग। और जो नहीं बन पाए, सुन लीजिए सर प्लीज, बीच में सुन लीजिए, फिर मैं आप मेरे पीछे बोलेंगे, फिर मैं आपके पीछे बोलूंगा, फिर मैं आप पीछे बोलेंगे तो मैं आपके पीछे बोलूंगा, फिर आपके पीछे बोलूंगा, फिर आप बोलोगे मेरे बीच में, तो आप पीछे बोलोगे तो फिर मैं आपके पीछे बोलूंगा, मैं आपके पीछे बोलूंगा अगर मेरे पीछे बोलेंगे तो। आप ध्यान रखना, अगर आप मेरे बीच में दोबारा बोले ना, आप दोबारा मेरे बीच में बोलेंगे ना आप, तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, फिर बिल्कुल रेगुलर बोलूंगा आपके बीच में। सुन लीजिए मेरी बात को, देखिए सुन लीजिए, बस बता रहा हूं मैं आपको, नहीं खत्म भी मैं ही करूंगा, 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 ध्यान रखिएगा। बीच में चुप हो जाइए, मैं कह रहा हूँ प्लीज चुप हो जाइए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, हमने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कहा, सच को सच बोला है, और आप उसको हिंदू मुस्लिम ही करते हैं। हमारी राजनीति कैसी है हमें पता है, हमारी राजनीति, आपकी राजनीति देख लीजिए, हश्र क्या है, आप पांच राज्यों से खत्म हो गए, आपकी राजनीति क्या है, क्योंकि आप स्पष्ट नहीं बोलते, आप गुमराह रखते हैं सबको, आप सबको गुमराह रखते हैं आप। फिर मैं कह रहा हूँ प्लीज बीच में ना बोलिए, मेरा निवेदन है, मेरा टाइम मत खराब कीजिए, आप मेरा समय ना खराब कीजिए। देखिए मैं फिर आपकी बारी आएगी, मुद्दे से ना भटके, जो मुद्दे पे बात करें। हाँ, तो प्लीज मेरा आप दोनों से निवेदन है, आप बोलेंगे मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा, आप अगर बोलेंगे रेगुलर मैं बीच में फिर बोले लूंगा मैं। देखिए प्रदीप जी, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे भटनागर साहब। देखिए निवेदन ये है कि ठीक है, नूपुर जी पे या नवीन जी पे बिल्कुल हुआ है, उन पे कार्रवाई हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के अनुशासनहीनता देखे उन पे कार्रवाई की गई है। और अगर विदेश के, अगर हम ठीक है, हम सबको फ्रेंडली समझते हैं, और उन्होंने ये चीज कही गई है और उन पे एक्शन लिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक्शन बहुत बड़ा है कि उनके कैरियर पे कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मीडिया के आगे उन्हें निष्कासित कर दिया। ये कम अपराध, ये कम सजा नहीं होती है, जिन्होंने अपना पूरा करियर जो राजनीति में समय लगा के यहाँ तक पहुंचे और वो एकदम जीरो कर दिया। और अगर आप उसकी मांग करेंगे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, कौन चढ़ा रहा है सर फांसी पे, कौन चढ़ा रहा है? इसका मतलब नहीं प्रदीप जी, कौन चढ़ा रहा है फांसी पे? या दुष्कर्म के आरोपियों को तो फांसी सर मुद्दतों में हो पाती है, आपको लगता है बयानबाजी के आरोप में किसी को फांसी हो जाएगी? पल्लवी जी डिबेट जो है चैनलों को बंद कर देनी चाहिए। अगर चैनल अगर अपने टीआरपी अपने वक्तव्य को सही करने के लिए या किसी चीज को सही रखने के लिए अगर डिबेट मतलब चैनल बंद हो जाए, डिबेट बंद हो जाए, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम करना नहीं छोड़ेंगे, हम विवादित टिप्पणी देना नहीं छोड़ेंगे। आप सब बंद कर दीजिए, देश ही बंद कर दीजिए ना, एक काम कीजिए, सब बंद कर दीजिए सर। हम बोले तो हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, हम अगर कड़वा सच बोले। आप क्या बोल रहे हैं भटनागर जी, आप क्या बोल रहे हैं कि टीवी चैनल बंद कर दो, डिबेट बंद कर दो, सब बंद कर दें, लेकिन हमारी टिप्पणियां नहीं बदलेंगी, हमारी सोच नहीं बदलेगी, जो प्रस्तावना हम बचपन से पढ़ते आए हैं उस पर हम काम नहीं करेंगे, सब बंद कर देते हैं, सबको मार दीजिए, एक काम करिए, सबको मार देते हैं, सबको फांसी पे चढ़ा देते हैं। पल्लवी जी आप मेरी चीजों घुमाइए मत। पल्लवी जी मैं चीजें घुमा रही हूँ बैठकर यहाँ, आप चीजें घुमा रहे हैं। चीजों को गोलमोल, आप स्वामी जी की बात पर तो आ नहीं रहे, आप अपनी ही चीजों पर। सर मेरा काम नहीं है ये तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये इसमें महारत हमें हासिल नहीं है, इसमें महारत किसे हासिल है जग जाहिर है, मुझ पर आरोप मत लगाइए। उसको बंद कर देना चाहिए, पीछे बोले जा रहे हो, रेगुलर बोले जा रहे हो, बीच में सुनो। पल्लवी जी मेरे वक्तव्य को आप टेढ़ा मेढ़ा करके ना रखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। अच्छा। अगर चीजें डिबेट होती है, सब अपनी बातें रखी जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके विषय में आप गलत हो जाए या उसको निष्कासित कर दिया जाए, उसके साथ ये हो, तो इसका मतलब ये डिबेट होनी नहीं तो एक चाहिए। काम कीजिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, जरा अपने आला कमान को पत्र लिखिए, उन्हें कहिए कि नूपुर जी और नवीन जिंदल जी को जो आपने निष्कासित किया, अपना निष्कासन वापस ले लें। हमारी धार्मिक भावनाएं तो छोड़िए, हमारा अभी पता नहीं क्या क्या आहत हो रहा है, आप बस उन्हें वापस ले लें। अभी आपको यहाँ पर जो दुख हो रहा है वो हमें समझ में आ रहा है भटनागर जी, आपको बुरा लग रहा है कि ऐसी कार्रवाई क्यों की गई, तो इसके लिए आप लोग इकट्ठा हुए। अब मेरा सवाल तो ये था ना, मैं तो सुब्रमण्यम स्वामी पर बात करना चाह रही हूँ कि कैसे भारत माता का सिर झुक गया, मैं तो आप ही के बारे में पूछ रही हूँ। सर 8 साल से आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि हमारे राज्य में भारत माता का सिर हमने ऊंचा कर दिया, और आज स्वामी जी आकर कहते हैं कि भारत माता का सिर झुक गया। कैसे झुक गया, जवाब है आपके पास? हाँ, बता देता हूँ। या तो आप झूठ बोल रहे थे जो ये कह रहे थे कि 8 साल में हमने देश का नाम रोशन किया, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ले जाकर गए, या आपके स्वामी जी झूठ बोल रहे हैं? पल्लवी जी आप मुझसे ज्यादा कवरेज करती हैं, 100 गुना मुझसे ज्यादा आपको पता होगा विदेश नीति और विदेश में क्या होता है क्या नहीं। अगर विदेश नीति खराब होती तो शायद यूक्रेन से आप बच्चों को निकाल के नहीं ला पाते, सीरिया से नहीं निकाल पाते, इराक से नहीं निकाल पाते आप, अगर आपकी विदेश नीति खराब होती तो।
तो फिर बोलिए स्वामी जी झूठ बोल रहे हैं। फिर प्रदीप जी सारी बातें साइड में। सर मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये कह दीजिए कि सुब्रमण्यम स्वामी का बयान गलत था, कहिए इस बात को। पल्लवी जी कौन है जो बीच में बार बोले जा रहे हैं आप और मैं अगर डिबेट कर रहे हैं, जब इनकी बारी है इनसे बोलिएगा प्लीज। अमित जी 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं आप ही के पास आऊंगी और उसके बाद आप जमकर अपनी बात रख लीजिएगा। मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए। बोले जा रहे हैं प्रदीप जी, सुब्रमण्यम स्वामी का वक्तव्य गलत था, ये बात मानिए आप। हमारी भारत माता का कोई सर नहीं झुका है, सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान गलत था, कहिए ये बात। देखिए सुब्रमण्यम जी ने जो अपना वक्तव्य बोला है उनका निजी है। ऐसे कैसे निजी है? भारत माता के लिए कोई बयान देगा वो निजी बयान हो जाएगा? घर की है क्या भारत माता कि आप हम निजी बयान दे के फ्री हो जाएंगे? मेरा देश सुरक्षित है, मेरा देश जिस कमांड के हाथ में है, जिस फौज के हाथ में है वो स्वच्छ है। मैं इतना तो बोल सकता हूँ बैठ के आपके माध्यम से। अमित पाठक जी साहब ने जो बोला वो उनका वक्तव्य हो सकता है, मैं उसको नहीं जाना। नहीं, ये निजी बयान नहीं हो सकता सर। भारत माँ के लिए आप कुछ बोलेंगे, देश के लिए कुछ बोलेंगे तो ये निजी बयान नहीं हो सकता। अगर राहुल गांधी जाकर बात कुछ कहते हैं, वो अगर उनका निजी बयान नहीं हो सकता तो स्वामी का बयान भी निजी नहीं हो सकता। और अब बचाव की मुद्रा से हट जाइए प्रदीप जी, स्टिक टू द पॉइंट बात कीजिए सर, बचाव की मुद्रा से हट जाइए। अमित पाठक जी आवाज मिल रही है जी? बताएं अमित जी। ये बौखलाए हुए हैं कोरोना। जिन खाड़ी देशों की ये बात कर रहे हैं, उन खाड़ी देशों ने कोरोना काल में भारत को सबसे पहले ऑक्सीजन दिया था। आज उन्हीं खाड़ी देशों ने भारत के सामान को स्टोर पर रखने से मना किया है। ये इनकी विदेश नीति है। ये किस विदेश नीति की बात करते हैं? ये विदेशों में केवल और केवल मेगा शो करने जाते हैं। अच्छा। आज चाइना लद्दाख और अरुणाचल बॉर्डर पर गांव बसा चुका है। कहाँ है इनकी विदेश नीति? आज चाइना लद्दाख और अरुणाचल बॉर्डर पर वहां पर अपने गांव बसा चुका है। कहाँ है इनकी विदेश नीति? और ये आते हैं और शी जिनपिंग को झूला झुलाते हैं गुजरात में। जिस समय राहुल भैया ने इनको चेताया था विदेश नीति के तहत में, उस समय ये शी जिनपिंग को झूला झुला रहे थे गुजरात में। वो इनकी विदेश नीति थी। नवाज शरीफ को इन्होंने अपने पहले ही शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था, वो इनकी विदेश नीति थी। तो ऐसी तो फेरिस्त आपकी बहुत लंबी है सर, ऐसी फेरिस्त तो आपकी भी बहुत लंबी है सर। तो आप अपनी विदेश नीति के बारे में भी जरा बात कर लीजिएगा कि जिसके हिसाब से आप अब सलाह देना चाहते हैं मोदी सरकार को, तो उस विदेश नीति के बारे में भी जरा बात कीजिएगा। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हाँ बताइए अमित जी, आपकी विदेश नीति इतनी अच्छी होती है तो आपको इस तरीके से सत्ता से बेदखल क्यों होना पड़ता सर? अगर सब कुछ इतना ही अच्छा आप लोग चला रहे थे तो फिर चलाते रहते। नहीं, हमारी विदेश नीति में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं थी। कुछ चीजें होती हैं जहाँ देखना पड़ता है, लेकिन विदेश नीति पर अभी ये कह रहे थे कि भारत माता पर दिया हुआ बयान एक निजी बयान होता। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, भारत माता पर दिया हुआ कोई भी बयान निजी बयान कैसे हो सकता है? मिस्टर भटनागर आप बताएं, क्या भारत माता पर दिया हुआ बयान कोई भी निजी बयान कैसे हो सकता है? पहले अपने विदेश नीति के बारे में बताइए, सवाल जो पूछ रहे हैं, पहले अपने विदेश नीति के बारे में बताइए। हमारी विदेश नीति आपसे कहीं ज्यादा अच्छी थी। और आप पिछले 8 साल से सरकार में जिस विदेश नीति के आप डंका पीट रहे थे उसका ढोल फट चुका है। जिस विदेश नीति की आप अपने पिछले 8 साल में डंका पीट रहे थे उसका ढोल फट चुका है। आप अपनी विदेश नीति के बारे में करिए, हमारी विदेश नीति के बारे में आप 8 साल में आप सत्ता में हैं। अभी टोक्यो में देखा था, बात तो करनी पड़ेगी ना सर। 4 सुपर पावर, 4 सुप्रीम पावर बैठे थे। कहते रहा हूँ विदेश में देखा ना भी आप, टोक्यो को देखा ना भी आप अधिवेशन में। अभी 23 भी देखा ना आपने, कहाँ मनमोहन सिंह जी खड़े होते थे और आज पहले प्रधानमंत्री कहाँ खड़े होते देश के, शायद वो देख लीजिए विदेश नीति के सिस्टम में। ये हमारी विदेश नीति के सिस्टम में देख लीजिए कि रूस को बोला कि बच्चे निकल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए पता है आपको रास्ते बंद कर दिए गए। 24 घंटे पता है आपको, 24 घंटे के युद्ध बंद कर दिया गया था जब बच्चे निकल रहे थे यूक्रेन से। ये हमारी विदेश नीति थी कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और अलग बांग्लादेश बना दिया। और अच्छा आपकी थी? अच्छा राहुल जी ने कराई होगी? अच्छा राहुल जी ने कराई होगी? ये मजाक मत बैठिए, ये टीवी चैनलों पर बैठकर मजाक मत किया करिए। आपको पता है जवाहरलाल जी क्या बोलते थे?
जो चाइना बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश क्या बोलते थे स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी, अरे बंजर पत्थरों क्या करोगे, छोड़ो ना, क्या करना है आपको, तो कभी उनका भी कंडम कर दीजिए, दिखाई देते हैं। नहीं बता दीजिए करना, हाँ बिल्कुल दिखाई देते हैं, बिल्कुल देते हैं आपको, तो कोई शक की बात नहीं है, बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है। जो गलत है वो गलत है, और हमने जो गलत किया वो भी सामने आना चाहिए। ऐसा नहीं हम भी बच के नहीं जाने वाले कहीं भी। लगा थोड़ा सा ये कुछ लीजिए जरा एक बार नियोक्ता से बता दीजिए, कपिल सिब्बल क्यों चले गए? आपकी अगर नीति अच्छी है तो कपिल सिब्बल क्यों चले गए? बलराम जी अगर आपकी नीति अच्छी है तो कैप्टन क्यों चले गए? आपकी नीति अच्छी है तो नहीं, कपिल सिब्बल क्यों चले गए? आपकी नीति अच्छी है तो मेरी पार्टी बता दीजिए, आपकी नीति अच्छी है आप, हाँ बिल्कुल, अगर मैं वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस नीति की बता रहा हूँ मैं, सर कांग्रेस के राजनेताओं के इधर उधर जाने से भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस देश में, उन पर बात होनी चाहिए। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कौन सा नेता कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें इस समय देश में चल रही हैं। प्रियल आनंद जी, अभी जो वर्तमान में परिस्थितियां इस देश की बनी हुई हैं, उसे आप भविष्य में कहाँ पहुंचते हुए देख रही हैं? क्या वाकई में ऐसा होगा कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हिंदू मुसलमान के बीच की ये खाई इतनी ज्यादा चौड़ी हो जाएगी कि हम सिर्फ दंगों में झुलसते रहेंगे? पल्लवी जी, आने वाले, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में आप यही देखने को हमें मिल रहा है। जिस तरह आप देखिए कि कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर कहीं ना कहीं जो राजनीति चल रही है, कई दिनों से नहीं, कई महीनों से नहीं, कई सालों से, और हर चीज में अगर आप देखें तो हमारे सरकार के राज्यकर्ता हो या कार्यकर्ता हो या दल के किसी भी नेता को सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां ये देखते। कभी आपने उनको एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हुए नहीं सुना होगा, कभी आपने उनको रोजगार पर बात करते हुए नहीं सुना होगा। राम मंदिर हो गई, ज्ञान वापी हो गई, मस्जिद को मंदिर बनाना होगा, लाल किले को हटाना हो गया, इस रास्ते को मोहम्मद का नाम नहीं दे करके हिंदू का नाम देना होगा। ये कहाँ की हिपोक्रेसी है? आज हम 21वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं, जहां हमारा देश, जहां हमारा अन्य देश, जहां हमारी अन्य, अगर आप फॉरेन की बात करें, अन्य देश विदेशों की बात करें तो आसमान छू रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी एक ऊंचाई को, अपनी एक बुलंदी पे छू रहे। और हमारे देश में दिन ब दिन हर चीज की, अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे देखें तो एम्प्लॉयमेंट का एक स्तर गिरा हुआ है, जीपीओ का एक स्तर गिरा हुआ है, हर चीज का एक स्तर गिरा हुआ है, लेकिन एक चीज का स्तर नहीं गिरा हुआ है, वो है कट्टरवाद का, धर्म का, हिंदुत्व का। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत अच्छी बात है कि हम अपने संस्कार, हम अपने मूल, नीति, धर्म सबको लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमारे सरकार की एक और भी चीजें हैं, कई और भी चीजें हैं जिन पे उनको विचार विमर्श करने की जरूरत है। कोरोना काल के बाद जो महंगाई डीजलों में बढ़ती जा रही है, कोरोना काल के बाद जो कहीं ना कहीं एक रोजगार में दिक्कतें लोगों को आ रही है, कोरोना काल के बाद आज भी लोग सुरक्षित नहीं है, बहुत जगह लोगों को आज भी दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में लोगों को दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोग, सरकार को ये सारी चीजों के बारे में भी बात करनी चाहिए। सरकार है, देश की हर छोटी से बड़ी चीज उनकी निगरानी में रहती है और हर छोटी से बड़ी चीज उनके तर्क वितर्क में रहती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज को हटा करके, कभी वो धर्म को हटा करके भी देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस धर्म की वजह से हमारे समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक आप ये देखें तो एक नफरत की भाव आ रही है, और ये हमारी सोसाइटी अवेयरनेस के लिए पर थोड़ा अजीब नहीं है प्रियल जी, थोड़ा अजीब नहीं है कि कुछ सालों में हिंदू समाज या सनातन जो समाज है वो थोड़ा उठा, अपने अधिकारों के बारे में बात करने लगा, तो ये नफरत की खाई आ गई। हाँ, तो ये नफरत किसने फैला दी? इससे पहले नफरत की खाई क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं था कहाँ क्या चल रहा है, उन्हें मतलब ही नहीं था कौन सा मस्जिद, कौन सी मंदिर, उन्हें मतलब ही नहीं था कि हमें कहाँ जाकर पूजा करनी है और कहाँ जाकर क्या करना है। लेकिन अब वो शुरू कर रहे हैं कि नहीं, हमें हमारा मंदिर वापस दे दो, या फिर वो शुरू कर रहे हैं कि हमारे धर्म की रक्षा होनी चाहिए। तो अब नफरत की ये खाई बढ़ती जा रही है। असंतोष किसमें हुआ? पल्लवी जी, इसमें देखिए दो चीजें हैं। कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल इस बात से सहमत रखती हूँ कि हिंदुत्व का इस तरह बढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। जिस हिसाब से, जिस चीजों से हम 800 साल से जिस चीज से जूझ रहे थे, अगर आप
बोले तो मुगलों से जितनी परेशानी हमें हुई है, हमारे देशों में जो क्षति हुई है, हमारी चीजों को जो क्षति हुई है, वो सारी चीजों की एक अगर आप ओवरऑल ऑरा देखें तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा एक दुखद चीजें हैं। अगर आप कश्मीरी पंडित के ऊपर देख रहे अत्याचार तो बहुत सारी चीजों पर है, लेकिन हम जिस समय में हैं, हम उस समय में अगर ये सारी चीजें तुलनात्मक तरीके से करें तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है। अगर आज सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपनी व्यक्तिगत को उठा करके अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी रखते, भारत माता को शर्म से क्यों झुकना चाहिए? आपने ये बोला, आपको शर्म से झुकना चाहिए। जी जी। अगर नुपुर तिवारी जी ने बोला तो वो उनकी अपनी व्यक्तित्व थी और उन पे जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई बराबर तरीके से की गई। तो कहीं ना कहीं वो एक वरिष्ठ वकील है, हमारे समुदाय से है, हमारे लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है। तो उनके अल्फाजों से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शोभा नहीं देती है, क्योंकि उनके शब्द कहीं ना कहीं हमारे अंदर और हमारे समाज के अंदर एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच देखी जाए तो उनको ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। कार्रवाई अपनी जगह है, अगर उनको कार्रवाई करनी थी तो वो हाई कमांड को लेटर लिख सकते थे, वो हाई कमांड से गुजारिश कर सकते थे, ना कि वो खुद एक श्रोता के साथ साथ एक अपनी टिप्पणी रखना चालू कर देते। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखनी होगी कि अगर आप किसी सरकार के अंदर है, आप किसी दल के अंदर है, तो आपकी भी एक लिमिटेशन है। ये प्रदीप भटनागर जी बात वाकई में सही है। ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ ज्यादा ही लोग अभिव्यक्त नहीं करने लग गए हैं आजकल। आपको अभिव्यक्ति की आजादी है इसका मतलब कुछ भी बोल देंगे क्या? उस अभिव्यक्ति की आजादी का भी एक दायरा तय है सर, लेकिन शायद अब वो दायरा हम लोग भूल चुके हैं। देखिए पल्लवी जी, मैं कोई कमेंट नहीं, बड़ा दुख हो रहा है मुझे बैठ के आज जो मैं कमेंट हिंदुत्व के बारे में बोले जा रहे हैं और जो आज मुझे जो समझाया जा रहा है, मुझे बड़ा दुख है इस विषय में। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, प्लीज। नहीं, अभी हिंदुत्व के बारे में किसने क्या कुछ कहा जो आप इतना आहत हो रहे हैं सर? नहीं, जो भी है ठीक है, बड़ा दुख होता है। मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता हूँ जो खुद अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू पे उंगली उठाते हैं। ठीक है, मुझसे कोई सवाल अब आप यही बात है ना प्रदीप जी, अब आप डिसाइड कर लेंगे कि हाँ अगर सामने वाला हिंदू है तो वो कट्टर ही रहे, उसके अंदर कट्टरता भरनी चाहिए। अभी किसने ऐसा हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिया कि आप बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं सर? नहीं, आप मुझे बताएं भटनागर जी, प्रियल आनंद जी ने क्या ऐसा कहा या मैंने ऐसा क्या कहा जो आपको इतना बुरा लग गया कि हम हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं पल्लवी जी, बिल्कुल सही बात है। हिंदू तो कातिल है, कत्लबाज है, सही बात, सबसे बिगड़ा हुआ कौन? किसने कहा? आप लोग जो दिखाना चाहते हैं, बैठ आप दोनों जो बैठ के आईना दिखाना चाहते हैं ना, मैं उससे बोल रहा हूँ। मैं क्या कहा आप बताएंगे या अपने माइंड में आपने अपनी अलग ही थ्योरी गढ़ रखी है? आप मुझे बताएंगे सर, कौन सा बयान आपको ऐसा लग गया कि आप ये कहना चाहते हैं कि हमने हिंदुत्व को या हिंदुओं को कातिल कह दिया? हिंदू अगर हम हिंदुओं के बारे में बात कर ले, अगर हिंदू अपने बारे में बात कर ले तो वो सबसे बड़ा मुजरिम है आप लोगों की नजर में। हमने हिंदू 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 कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आपकी नजर में वो जो है दुश्मन है, हमने हिंदुस्तान की आदर्शता खराब करी। अरे आप भी बता दीजिए, 20 साल से लव जिहाद चल रहा है, किसने कर दिया? लव जिहाद पे कानून बना दो। भटनागर जी आप बात सुनिए, अब आप वाकई में बहुत आप बात सुनिए, आपको बात समझ में आई थी? मैंने जो प्रियल आनंद जी से सवाल किया, एक सेकंड भटनागर जी सुनिए, आप बात सुनिए मेरी, आपको वो बात जरा सी भी समझ में आई जो मैंने प्रियल आनंद जी से सवाल किया? मैं उनसे पूछ रही हूँ कि अभी तक जब हिंदू सोया हुआ था तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जब हिंदू जाग गया है, अपने अधिकारों की बात कर रहा है, तो ये नफरत की खाई क्यों बढ़ रही है? अब इसमें आपको कहां से ये लग गया कि मैंने हिंदुओं पर सवाल खड़े कर दिए और आप मेरे हिंदू होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं जी, मैं किसी मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं हिंदू की हूँ। आप लोगों के साथ बैठ के जो बातें सुनने को आज मिल रही है, बताइए मुझे आप लोगों हम अछूत नहीं है सर, हिंदुस्तानी है सबसे पहले, हम हिंदुस्तानी है। और आपके स्वामी जी बोल कर गए हैं कि भारत माता का शर्म सिर से झुक गया, आपके स्वामी जी बोल कर गए हैं, उन पर शर्म कीजिए, उनको बोलिए, उनको अछूत महसूस करवाइए, हमें मत करवाइए। आपत्ति सबसेजनक बोली, चाहे वो किसी भी मुसलमान देश के लिए बोला हो, चाहे वो किसी भी अन्य देश के लिए बोला हो, वो उनकी अपनी
लेकिन आपत्तिजनक तो यहाँ पे ये है कि अगर हमारी भाजपा आज अगर हिंदुत्व करती है तो क्या उसके सबसे वरिष्ठ नेता को क्या ये शोभा देता है बोलना कि भारत माता का सर आज झुक गया है? ये किस बात पे आखिर उन्होंने बोला? अगर आपका हिंदुत्व इतना, एक बात सुन लीजिए पहले पूरी बात, देखिए पूरी बात सुनिए। नहीं, आप अपनी चीजों पर पूर्ति ना कीजिए प्लीज, मैं सबको सुनिए जो आपने पूर्ति पहले की बोला। बात नहीं है, नहीं, पूर्ति की बात नहीं है, पूर्ति मत कीजिए अपनी बात को। व्यक्तित्व की चीजों को हर एक पहले भी आपको वक्त कितना रहा है, कोई बात नहीं भाई, अप्रिशिएट आप लोगों की अच्छी सोच है हिंदुओं के बारे में और मुझे खुशी है। हिंदुत्ववादी सरकार है। चलिए, अब हमें सर्टिफिकेट हर चीज का लेना पड़ेगा। अमित पाठक जी, लॉकडाउन में मजदूर जा रहे थे, उनमें कई मजदूरों को रोका गया और उनकी 5400 साइकिल जब्त कर ली गई। अब इन्हीं साइकिलों को बेचकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 21 लाख रुपए कमाए हैं। ये इनका हिंदुत्व है महोदया, ये इनका हिंदुत्व है। आप क्या बोल रहे हैं? कौन सा आप यहाँ पर किस्सा सुना रहे हैं अमित जी? जी मैं ये कह रहा था, मैं 21 लाख में 54 लाख रुपए मैं बता सकता हूँ उनको। ये कह रहे हैं पल्लवी जी, कोरोना काल के अंदर जो पंजाब से मजदूर उत्तर प्रदेश के निकाल दिए गए, पंजाब और हिमाचल से जो सहारनपुर, सर मैं आपकी सर मैं आपका थोड़ा सा गलत है, मैं सही कर रहा हूँ सर, मैं आपकी बात पूरी कर रहा हूँ, आपको सवाल कर रहा है। आप सुनिए ना, मैं सुना रहा हूँ आपका। ये जो कह रहे हैं कि 54 नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ इसमें हिंदुवादी चेहरा कहाँ से आ गया, इसमें हिंदुवादी चेहरा कहाँ से आ गया भाई? एक करके बात करेंगे, मुझे उनकी बात ही नहीं समझ में आ रही है, वो क्या बात बोल रहे हैं? कौन सी साइकिल किसने बेच दी, किसने पैसे कमाए, बात ही नहीं समझ आई। साइकिल जब्त की थी, उनको बेचकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 21 लाख रुपए कमाए हैं। अब यही रह गया सरकारों के पास कि साइकिल बेच बेच के पैसे कमाएंगे। हाँ पाठक जी, बस यही रह गया अब कमाई का जरिया कि साइकिलें बेच बेच के पैसे आएंगे। पता कुछ है नहीं, बोलना शुरू कर देते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की हकीकत है। कहता रहा हूँ पता कुछ है नहीं है और बोलना शुरू कर देते बीच में। आपको पता है कि क्या है? पता तो आपको भी बहुत कुछ नहीं है, आपकी इसी विदेश नीति। जी मुझे सब कुछ पता है, मेरे सब कुछ पता है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अरे सर की तरह आपकी विदेश नीति थी, वो बिरयानी खाने पहुंच गए थे। आप साइकिल के बारे आप क्या, राहुल गांधी क्या करने गए थे में चाइना? एक सेकंड भटनागर जी, कांड हुआ था। आप ये बताएं राहुल गांधी क्या करने गए थे चाइना? आप ये बताएं कौन सा फंड चल रहा था चीन से आपके लिए? क्या क्या रख के दिया है आपने चीन को प्लेट में? आप बता पाएंगे? कितने सैनिकों की जान चली गई आप लोगों की नीतियों की वजह से? आप बता पाएंगे? सब राष्ट्रवाद बनने का यहाँ ढोंग रचते हैं बैठकर, समझ आता नहीं है कुछ, और मुंह उठाकर कह देते हैं कि भारत माता का सर झुक गया। बस यहाँ पे भारत माता की जय नहीं, यहाँ पे भारत माता की बहुत सारी जय जयकार होने वाली है। और आने वाले समय में अगर हम जैसे समाज के लोग और अगर हम जैसे लोग इन लोगों को ना सिखाएं तो हमें लगता है ये देश को कहीं और जाकर के बेच दे। तो आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले। आपको हिंदुत्व जो आप जो बोल रहे थे ना, हिंदुत्व के बारे में, कुछ लगता है थोड़ा सा कहीं आपको भी समझना पड़ेगा। भटनागर जी, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू से भी मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और सबसे बट व्हाट आई एम अ ब्लडी इंडियन, आई एम अ इंडियन हु थिंक ऑफ द अदर कास्ट सुनिए। तो ज्ञान वापी में जो चीजें मिले, क्या उससे सहमत है? हिंदुवादी का बिल्कुल सहमत हूँ मैं। वहाँ पे शिवलिंग जो थी वो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वहाँ पे राम मंदिर की जब चीजें आई बिल्कुल सहमत हूँ। राम मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा, मुसलमान हमारे हिंदुत्व को ढेर किए और हमारे हिंदू की भी कौम होनी चाहिए, बिल्कुल सहमत हूँ मैं, हर चीज से सहमत हूँ। लेकिन भारत माता को इस तरीके से करना, उस चीज के लिए नहीं सहमत हूँ मैं। आपको पता है कि अजमेर शरीफ या निजामुद्दीन औलिया पूरा भारत का हिंदू भी जाता है और मुस्लिम भी जाता है, और वो सबकी आस्था की जगह है, जाता है। और मक्का मदीना भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, और हमारे भारत के मुस्लिम भाई भी जाते हैं। मगर ज्ञान वापी मस्जिद में तो कोई नमाज पढ़ने दिल्ली का नहीं जाता। मगर काशी विश्वनाथ पूरा देश का हिंदू जाता है, पूरे विश्व का हिंदू जाता है। अयोध्या जी जाता है तो पूरे देश का हिंदू और पूरे विश्व का हिंदू जाता है। सोमनाथ जाता है तो पूरा देश का पूरे विश्व का हिंदू जाता है। क्या ज्ञान वापी जो इतिहास है और जो जहाँ स्वयं शिव जिन्होंने अपनी कोई अपना स्थापना जहाँ है शिव जी की, और वहाँ मैं तो नहीं जाता, पूरी दुनिया जाती है।
क्या दिल्ली का मुस्लिम या उत्तर प्रदेश का और कोने का मुस्लिम बता सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद पर नमाज पढ़ने जाता हो और वो उनका वो एक पैगंबर साहब की जगह हो और आस्था हो जैसे मक्का मदीना है? ये चीजें समझने वाली चीजें हैं। जो आस्था से चीजें जुड़ी है उनका समर्थन सबको करना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। स्वामी जी पे वापस तो आ हम सब जाते धर्म हैं की सर। बात भी करते हैं। स्वामी जी पे वापस आ जाते हैं। भटनागर जी, आपकी जो दल है वो ज्यादा धर्म की बातें ना करते हुए हिंदुत्व की बातें करती है। ये कहीं ना कहीं अगर इस चीज का एडवांटेज है तो इस चीज का डिसएडवांटेज भी आप देखें। लोगों के बीच में आप हर मुसलमान को एक नजर से नहीं देख सकते हैं। अच्छा, ये जहांगीरपुरी में क्या हिंदुओं ने दंगा करा था? कानपुर में भी हिंदुओं ने दंगा करा था? बात को आप अपने मुद्दों पर से ना हटाइए। आपने केवल एक चीज अच्छी बोली और वो आपने बोला कि हमारी लड़ाई कट्टरता से होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो कट्टरवादी है या कट्टरता फैला रहे हैं। ठीक है अमित जी का रुख कर देते हैं सर। कट्टरवादी के समर्थन में कट्टरवादियों का ये जैसे लोग हमेशा आपके समर्थन में। ठीक है एक एक करके बात कर लेंगे, एक करके बात करते हैं। प्रियल जी अमित जी का रुख कर लेते हैं, वो काफी देर से बैठे हुए हैं। चीजें नहीं हो सकती है। ठीक है अमित पाठक जी आवाज मिल रही है? जी मिल पा रही है। अमित पाठक जी, सरकार को सलाह दीजिए सर। देखिए ये हमारा देश है, सबका एक ही देश है, इसकी कहीं पर भी बदनामी होगी तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। उससे आपका कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा या किसी भी विपक्षी दल का लाभ नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि हम इन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक दूसरे को सलाह दें। सरकार से कांग्रेस के इतना ही कहना चाहती है कि सरकार देशभक्ति हिंदूवादी होने के प्रमाण पत्र बांटना बंद करते, देश को गलत नीतियों में आपसी सद्भाव से रहने का संकेत दे। और सबसे पहले कहना चाहूंगा अपने प्रवक्ताओं को ये जरूर सीख दे कि किसी भी धर्म के बारे में मनस्यता बिल्कुल न फैलाएं। देश को एक सूत्र में पिरो के रखें, देश सबका है, सर्वधर्म सद्भाव की नीति के साथ देश को चलाएं। प्रियल जी आ रही हूँ। अमित जी हो गई आपकी बात पूरी? जी बताएं प्रियल जी। जी देखिए, मैंने अमित जी की बात सुनी। अमित जी से मैं इसी चीज पे जो इन्होंने मार्ग संदेश जो अपने अगले सरकार को दिया है, भावी सरकार को दिया है, मैं यही जानना चाहूंगी। इन्होंने एक चीज बोला कि माला में पिरो कर रखे। 70 साल से आपकी सरकार थी, शुरुआत से लेकर के कांग्रेस थी, तब कभी इसको माला में पिरो कर नहीं रखी। आज जिस स्टेज पे हमारी सरकार है या आज जिस स्टेज पे हम है, इतिहास उठा करके देख लीजिए हमारे भारत के अंदर क्या क्या था। आपकी सरकार ने सब कुछ बेच डाला विदेशों के अंदर, और आज आप सलाह दे रहे हैं ये चीज। भावी सरकार में या अपोजिशन में रह करके ऐसी सलाह ना दे सर। जो रियलिटी है उस चीज पर आकर के बात करें। कट्टरवादी पे तब तो किसी ने हाथ नहीं उठाया था। हिंदुत्व और मुसलमान की लड़ाई तो तब भी चल रही थी और आज भी चल रही है। किसी सरकार में कोई बदलाव नहीं हुई है। एक बार देखने को मिलता कि किसी प्रॉब्लम में खास कोई सरकार एकजुट मिलकर के सारी दलें एक साथ काम करती, तो समझ में आता कि सरकार हम इसलिए चुनते हैं ताकि वो समाज कल्याण कर सके। प्रदीप जी आ रही हूँ। और आप बोलते हैं कि माला में पिरो कर रखे। मुगलों के साथ तो सबसे पहले हाथ आप लोगों ने मिलाया था, और आज आप बात बोल रहे हैं कि पिरो कर रखे। प्रदीप जी, मैं तो केवल एक छोटा सा, मेरा तो बहुत छोटा सवाल है कांग्रेस के लिए। ये जो बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, ये जो रोड शहनशाह रोड जो रखे गए हैं, क्या ये अपना नाम खुद ही रखे गए थे रोडों का या कांग्रेस के कार्यकाल में रखा गया था? जब ये लोग समझते हैं कि जो औरंगजेब था, जो बाबर था, वो लुटेरा था, डाकू था, बाहर से आया था, अब इन्हें अपना आइडियोलॉजी मानते हैं लोग, तो ये नाम कांग्रेस से रखे थे या ये पहले ही उन्होंने अपना नाम खुद रोड का रखे गए थे? और अगर वो नाम चेंज करने की बात की जा रही है तो इतना विरोध क्यों है जी? इसका थोड़ा जवाब देना चाहिए इनको बैठ के। अभी जो हिंदू मुस्लिम की बात है, देखिए हमारी लड़ाई कट्टर साहब से लेके ईश्वर जी ने जो बोला, उनके वक्तव्य में जो गलती है उन्होंने माफी मांगी और मीडिया के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगी, जिसको आहत है उसके लिए माफी मांगी।
हमारे हिंदू में कहा जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। छोटे उत्पाद कर देते हैं, बड़े हवा में क्षमा, तो ये छोटे गलती करते हैं, ये नहीं छोटे को गर्दन काट दी जाती है। अगर नुपुर जी हमारी छोटी बहन है, देश की बहन है, बेटी है, अगर उन्हें कोई बोला और उन्होंने मीडिया के आगे सबसे माफी मांगी जिससे आहत हुई, तो बताइए अब उसके आगे क्या कुछ रह जाती कमी, तो कोई बताइए अगर रह जाती है तो उससे मुझे भी सुनना चाहिए। पल्लवी जी क्या सजा रखते हैं इस चीज के बारे में? सर उनको जो सजा मिली है वो काफी है उनके लिए। मैं आपको शुरू से एक बात कह रही थी कि कोई फांसी पर नहीं चढ़ा रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई की हमें यहाँ उम्मीद नहीं है। आपने ये बात कही कि उन्होंने जो बयान दिया या उनकी जो टिप्पणी थी वो गलत थी, ये काफी है, आप गलती मान रहे हैं, यही बहुत है। लेकिन इसमें इतना बवाल क्यों हो रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी इतना बवाल क्यों कर रहे हैं? ये तो नूपुर जी की अच्छाई है, ये तो नूपुर जी का बड़प्पन है ना कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांग ली। हम जब टीवी पे आते हैं या आपके पास आपके माध्यम से बोलते हैं तो उन्हीं चीजों में बोलेंगे जिनका हमें ज्ञान है, जिसके विषय में हमें पता है। हम तीसरे भीतर की बातें लाके अगर बैठेंगे तो टीवी कल से हमें नहीं बैठाएगा, ना डिबेट कराएगा। क्योंकि अगर नुपुर जी अगर टीवी में बैठते किसी वक्तव्य का जवाब देते वो पढ़ के आती है, तो चीज को ध्यान से शोध करना पड़ता तब बोला जाता है। नुपुर जी ने जो बोला और उस वक्तव्य को कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के जो विशेषज्ञ हैं वो चीजें बोल चुके हैं। ठीक है, नुपुर जी ने टीवी पे आगे बोला, क्यों बोला? कभी उनसे बोलना चाहिए। और उन्होंने ठीक है अगर बोला भी डिबेट पर, उन्होंने माफी भी मांगी। कितनी उन्होंने पता है कितनी गालियां सुनी है इस मीडिया के मल्टी मीडिया के उससे। चलिए अमित जी से जवाब तो ले लेते हैं। आप एक सवाल पूछ रहे थे अभी अमित जी जो से। आते हैं टीवी पे क्या क्या बोलते हैं, आज तक किसी ने बोला है? मैं तो खुद आपको कह रही हूँ ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ ज्यादा ही अभिव्यक्त नहीं करने लगे हैं हम लोग। इसका दायरा ही खत्म हो गया है। मेरा तो खुद का कंसर्न ये है कि ये दायरा क्यों खत्म होता जा रहा है, ये तो सीमित रहना चाहिए। केवल पैनलिस्ट हिंदू पैनलिस्ट है, वो उन्हीं के लिए दायरा है। ये दायरा सर हर हिंदुस्तानी के लिए होना चाहिए। अब उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, सब है। बिल्कुल बिल्कुल। जब इस देश में हिंदू बोलता कि बाबर डाकू था, तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो हमारे साथ बैठते हैं पहले क्यों नहीं बोलते कि हाँ जी बाबर डाकू था, देश को लूटने आया था। बाबर और औरंगजेब जो आया था उसने अराजकता फैलाई, हिंदुओं का कत्लेआम करा, तो बोलने में क्यों कतराते हैं जी? है तो वही भारत के नागरिक, वो भी तिरंगा झंडा लेके चलते हैं और देश का नमक वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। तो दो फाड़ की बात है, दो बेर की बातें क्यों? क्या आज तक किसी कम्युनिटी ने बोला कि वायनाड के अंदर 10 लाख मुसलमान हिंदू मार दिए गए थे अंग्रेजों के टाइम में? कभी बोला कांग्रेस ने भी? कलकत्ता में कत्लेआम मचा था, कभी आज तक किसी ने शोक जताया है? क्यों? क्योंकि शुद्ध शाकाहारी हिंदू है, बेचारा पेट जाता है, चुपचाप अपने घर बैठ जाता है। उससे और क्या कर सकता है? अगर वो खड़े होकर बोलता है तो बाहर के विदेशी या हमारे जो बैठे जो आंदोलन जीवी हैं वो खड़े रहते अपना पद्मश्री पद्मभूषण वापस करने के लिए। तो चुप ही रहो, इसका मतलब तो अपने मन की बातें बोलो ही मत। और बोलोगे तो आप तो कहलाओगे कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो। ये तो सजा हो गई ना बोलने की कि आप बोलोगे तो आप कहला, आप पे टैग लग जाएगा कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो। अब तो लगता है मुझे भी बोलने में टीवी पे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि बोलूं या नहीं बोलूं, क्या डांट खा के चला जाऊं। आप विक्टिम कार्ड प्ले मत कीजिए यहाँ पर प्रदीप भटनागर जी। मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलूंगा। पाठक जी से आपने एक सवाल लिया था, उसका जवाब जल्दी ले लेते, समय खत्म होता जा रहा है। बताएं पाठक जी, प्रदीप जी पूछ रहे हैं कि ये अकबर रोड, बाबर रोड, ये जो भी नाम रखे गए थे वो खुद रख कर गए थे या आप लोगों ने रखे हैं? मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि जब महंगाई बढ़ेगी, जब देश में रोजगार घटेगा, जब देश में अन्य समस्याएं आएंगी, तो ये आपको तेजो महाले भी याद दिलाएंगे, ये आपको ज्ञान वापी भी याद दिलाएंगे। आप लोग तो राशन की दुकानें बंद करके चले गए। प्रदीप जी आपको जवाब इस बार तो नहीं मिल पाएगा, अगली बार जब इस मसले पर चर्चा होगी तो जरूर आपका जवाब हम ले लेंगे। समय की कमी है सर, मुझे लगा था आप जवाब दे देंगे, पर चलिए ठीक है। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ENB न्यूज़। नमस्कार।